हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था एसटीआर का एक्सपेरिमेंट था, जो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट था। उस एक्चुअली वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही थी, इसलिए हमने उस वीडियो को वहाँ पे ही पॉज किया और आज हम नया उस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। तो हमने जहाँ तक किया लिया था वहाँ से स्टार्ट करते हैं, बिना कुछ टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हमने शायद टाइम t1 निकाल रहे थे। आप याद करो एक्सपेरिमेंट का। यहाँ एक सोर्स था, सन से लाइट आ रही थी, यही था ना। एक 45 डिग्री के कोण पर कोई प्लेट पी रखी थी। ये लाइट यहाँ से आई, ये सिल्वर्ड प्लेट थी, हाफ सिल्वर्ड प्लेट, एक तरफ पॉलिश कर रखी थी इस पर, है ना। और इस पे जब किया था तो ये दो भागों में विभक्त हुई थी। एक पार्ट ये था, एक पार्ट ये था। मान लो यहाँ पे एक मिरर लगाया था M1 या M2, ये M1 था मिरर मान लो, है ना। M1 M2 चेक कर लेना क्या था। और ये था, वापस टकरा के आई और ये दूरी D थी, ऐसा ही था ना कुछ, है ना। आई और यहाँ पे अपन ने दोनों इंटरफेयर करी, इंटरफेरेंस हुआ दोनों का। और यहाँ पे एक टेलीस्कोप लगाई थी T और फ्रिंजों को देख रहे थे, यही कर रहे थे। और हमने क्या निकाला था, टाइम। टाइम किसका, मिरर M1, हाँ M2 था, इसका नाम B था और इसका नाम A था। तो B OB दिशा में, ये पॉइंट O था, तो OB दिशा में जब अपन इस पूरे एक्सपेरिमेंट को V वेलोसिटी से चलाते हैं तो OB दिशा में जाने वाली प्रकाश की किरण, OB दिशा में जाने वाली प्रकाश की किरण की चाल कितनी हो जाएगी। जब दोनों चालें समान दिशा में चलती हैं तो दूरी, चालें घट जाती हैं। दिशा समान हो तो चालें घट जाती हैं, विपरीत हो तो चालें जुड़ जाती हैं। तो इसी दिशा में तो लाइट आ रही है और इसी दिशा में पूरा एपर्टस यहाँ से चल रहा है V वेलोसिटी से। तो इसका मतलब चालें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। तो C माइनस V, ये तो किसके लिए, जाने वाली लाइट के लिए, है ना। कौन सी, OB दिशा में। और C प्लस V आ जाएगी आपकी BO दिशा में। ठीक है, तो टाइम निकाला था अपन ने, टाइम t1, कुल टाइम कौन सा टाइम था, कुल टाइम आने और जाने में। तो क्या था, t1 इक्वल टू दूरी d बटे, बताओ, C माइनस V प्लस D बटे C प्लस V, यही था। यहाँ से अपन ने D क्या किया था, C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर किया था और ऊपर बचा था आपका 2DC। और फिर इसको आगे बढ़ाया था तो 2D अपॉन C ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस V स्क्वायर बाई C स्क्वायर की पावर -1, यही था। और हमने बताया था एक बात याद रखना कि किसी भी फ्रेम को अपन दुनिया में कैसा भी कोई भी व्हीकल हो या कैसी भी कोई चीज़ हो, वो C से ज़्यादा ट्रेवल नहीं कर सकती। मतलब C उसकी अधिकतम स्पीड है, अधिकतम मान जो चाल का या वेग का हो सकता है वो कितना हो सकता है, C। और C तो केवल और केवल प्रकाश या फोटोन के लिए चाल होती है, बाकी और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो C से चलती हो। केवल प्रकाश ही एक ऐसी चीज़ है जो सबसे तेज चलती है दुनिया में, समझ रहे हो। और उसकी चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अगर इसको नॉर्मली अपन के हिसाब से देखें तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो ये है। लेकिन जो अपन इसको चला रहे हैं, इस अपरेटस को चला रहे हैं अपन आगे की साइड कितनी स्पीड से, V से। तो V क्या है, बहुत कम है, V इज मच लेस देन C। तो यहाँ पे लिखो चूंकि V मच लेस देन C, तो क्या होगा, 1 प्लस x की पावर n क्या होता है जानते हो, 1 प्लस, अच्छा है आप किसी को नहीं आता होगा, मैं बता रहा हूँ, मेरा विश्वास है नहीं आता होगा आपको। देखो कैसे, 1 प्लस x की पावर n को अपन लिख सकते हैं 1 प्लस nx प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस x की पावर n। लेकिन आप
ये नहीं जानते कि इसको 1 + x⁴n को ऐसे कब लिख सकते हैं। क्या हमेशा लिख सकते हैं? क्या हमेशा लिख सकते हैं क्या? आप बताना मेरे को, ये आपके लिए मैंने छोड़ दिया। ठीक है, 1 + x⁴n को 1 + nx + nn-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x², ये कब लिख सकते हैं? ऐसा इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन हम कब कर सकते हैं? x के कौन से मानों के लिए कर सकते हैं? ठीक है, तो ये आपके लिए, आप बताना मेरे को। तो हमने इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन किया, यानी कि 2d/c 1 + nx, n कितना है? -1, और माइनस माइनस प्लस, तो 1 + v²/c² प्लस n(n-1) x²। तो हम इसको क्या कर देते हैं? नेगलेक्ट कर देते हैं। तो ये नेगलेक्ट कर दिया मैंने, तो केवल मैं 2 टर्म ले रहा हूँ। तो 2 टर्म लेंगे तो क्या बनेगा? 2dv²/c³, यही आएगा 2dv²/c³, यानी कि t1 आ गया आपका। ये आ गया कौन सा समय? जब, अच्छा समझ से चलना इसको कि जैसे यहाँ से लाइट चली, यहाँ गई, यहाँ तक तो आ गई, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से हमें कोई मतलब नहीं है यहाँ कितनी देर में पहुँच रही है। हमें मतलब है O से B और B से O। ठीक है, तो O से B और B से O में आने में कितना टाइम लग रहा है? ये 2dv²/c³। हालांकि ये दूरियां बराबर हैं, हालांकि ये दूरियां d और d, तो लेकिन यहाँ आने में देखते हैं क्या ये वाली लाइट यहाँ से जाएगी और वापस आएगी, क्या इतना ही समय लग रहा है या अलग लग रहा है? समझ रहे हो बात को? क्या इतना ही समय लग रहा है या अलग लग रहा है? कब O से A जाएगी और A से O आएगी लाइट। तो देखो, तो ये नोट कर लिया आपने। तो मैं कहाँ बनाऊँ जगह? इधर कर लेते हैं, चलो काम। अब लिखो, आप एक लाइन लिखो, इसी प्रकार OA दिशा में जाने वाली प्रकाश की किरण इसी प्रकार OA दिशा में जाने वाली प्रकाश की किरण तथा AO दिशा से लौटकर आने वाली प्रकाश की किरण द्वारा समान दूरी d, ये इम्पोर्टेंट है, समान दूरी d तय करने में लगा समय, समान दूरी d तय करने में लगा समय। अब मैं इस एक्सपेरिमेंट इसको हटा रहा हूँ, देखो, लगा समय, फिर आप 2 बिंदी लगाना, फिर इसके नीचे एक लाइन लिखना। चूंकि OA दिशा गतिशील पिंड बोल रहे हैं अपन इसको, अपन ने वो बनाया था ना यहाँ वाला पार्ट, इसको पृथ्वी माना है। पृथ्वी चल रही है विवेक से। अब पृथ्वी तो हमारे बस की बात नहीं बनाना, तो हमने एक अपैरेटस बनाया है, वो पृथ्वी के जिस दिशा में पृथ्वी चल रही है उसी दिशा में अपैरेटस चल रहा है। चूंकि OA दिशा गतिशील पिंड के वेग की दिशा के लंबवत है, गतिशील पिंड की वेग की दिशा के लंबवत है। अब देखो, पिक्चर ये है कि आपने यहाँ से एक पी प्लेट थी आपकी, है ना, ये लाइट इधर गई, कोई दिक्कत नहीं, इस वाली से हमें भी कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है इसके जस्ट ऊपर एक लाइट जा रही थी, कौन सी? ये, और ये मिरर था आपका M1। क्या था? एक M1 नाम का क्या था? एक मिरर M1, और A ये पॉइंट था A। ठीक है, ये दूरी कितनी थी? D। कौन सी दूरी है ये वाली दूरी D। अब जैसे लाइट
यहाँ से गई, समझना ध्यान से, जैसे ही लाइट यहाँ आई, यहाँ से टकराई, तो यहाँ से यहाँ जाएगी, तो क्या होगा देखो, जैसे पहले स्थिति यहाँ है, लेकिन जैसे ये आगे, जैसे लाइट यहाँ पहुँचेगी ना, तो क्या होगा, ये इस जगह पे नहीं पहुँचेगी। क्यों? क्योंकि ये जो पिंड है ना, पूरा सिस्टम गति कर रहा है आगे की तरफ। यहाँ से जब अगर लाइट निकलेगी तो यहाँ पहुँचने में टाइम तो लगेगा ना, इसको थोड़ा बहुत समझ रहे हो बात को। जैसे यहाँ से कोई लाइट आई, यहाँ पर टकराई, यहाँ से उसके दो भाग हुए, एक इधर निकल गया, एक इधर निकल गया। अब जैसे यहाँ से लाइट निकली, अब यहाँ से यहाँ पहुँचना है इसको। जब ये यहाँ से यहाँ पहुँचेगी, जब तक ये पिंड आगे पहुँच जाएगा, क्योंकि ये गति कर रहा है ना इस दिशा में v वेग से। समझ में आई बात? नहीं आई होगी, दोबारा समझो। ये जो पिंड है ना, यहाँ से इतने वाला पार्ट, ये OA और OB, ये क्या है, यहाँ से प्लेट P पूरी क्या कर रही है, गति कर रही है v वेग से आगे की तरफ। अब जैसे यहाँ पे लाइट आएगी, यहाँ से दो भागों में विभक्त होगी, एक OB दिशा में जाएगी, एक OA दिशा में जाएगी। अब यहाँ से यहाँ पहुँचने में उसको थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। अब जितने टाइम लगेगा ना, अब है तो ऐसा तो है नहीं यहाँ से तुरंत ही यहाँ पहुँच जाएगी, टाइम तो लगेगा ना। स्पीड c है, हालांकि बहुत कम टाइम लगेगा, लेकिन कुछ टाइम तो लगेगा। अगर दूरी ज़्यादा हो बहुत, मान लो यहाँ से ये तो अपन का सन है और ये अपन की पृथ्वी, तो पृथ्वी से सन तक लाइट आने में 8 मिनट तो लगते ही है ना, तो टाइम तो लगेगा ना। अगर दूरी बहुत कम है तो टाइम कम लगेगा, यानी मेजरेबल नहीं होगा। अगर ये दूरी बहुत ज़्यादा है, कौन सी लंबवत दूरी है, ये बहुत ज़्यादा है, तो टाइम ज़रूर लगेगा। तो लाइट यहाँ से यहाँ पहुँचनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ नहीं पहुँचेगी, क्योंकि ये आगे चलता जाएगा तो लाइट यहाँ कहीं पहुँचेगी आगे। समझ रहे हो? जैसे ये चलता जाएगा तो लाइट यहाँ से यूँ जाएगी और यहाँ पहुँचेगी कहीं आगे की तरफ, इस जगह नहीं पहुँचेगी। क्यों? क्योंकि ये पिंड आगे की तरफ क्या कर रहा है, गति कर रहा है। इस जगह कौन सी लाइट पहुँचेगी? जो लाइट यहाँ से निकलेगी, जो लाइट इस पॉइंट से पहले ही निकल जाएगी ना, जो लाइट यहाँ से निकलेगी ना, वो पहुँचेगी यहाँ, और यहाँ से निकलेगी वो यहाँ पहुँचेगी, क्योंकि पिंड क्या कर रहा है भाई, गति कर रहा है। अगर ये पिंड स्थिर होता तो ये डायरेक्ट आके टकरा के आ जाती, ठीक है। तो ये लाइट यहाँ ना पहुँच गई, यहाँ पहुँचेगी। और मान लो इस पोजीशन पे कोई अपन एक इमेजिनेशन कर रहे हैं, पहुँचनी यहाँ चाहिए थी, यहाँ पहुँच गई, यानी कि M1 डैश और ये A डैश है। समझ में आई बात? ओके। और ये बिंदु O है। अब ये लौट के कहाँ आएगी? यहाँ ही आएगी क्या? ये यहाँ नहीं आएगी, क्योंकि जब ये लौटेगी तो ये यहाँ थोड़ी रहेगा, ये भी तो गति कर गया होगा। समझ रहे हो बात को? ये जब गति कर रही है आगे, तो लाइट यहाँ पहुँचने की बजाय यहाँ पहुँच गई, है ना। अब ये जैसे जैसे अब वापस टकरा के आएगी, तो ये यहाँ थोड़ी आएगी वापस, ये यहीं थोड़ी बैठा रहेगा, ये आगे निकल गया होगा जब तक, और ये यहाँ निकल के आगे यहाँ पहुँच गया। मान लो ये प्लेट कहाँ पहुँच गई, ये आ गई, ये प्लेट P डैश हो गई और O डैश, ठीक है। तो कितनी दूरी चल ली इसने, प्लेट ने? जितने टाइम में लाइट यहाँ से यहाँ गई और यहाँ से यहाँ आई, समझ रहे हो? जितने टाइम में लाइट O से A डैश गई और A डैश से O आई, उतनी ही टाइम में ये इतनी चल गया। समझ रहे हो? कहाँ कितना? O से O डैश, या ये इतना। तो देखो, ये नोट करो पहले, तो बनाओ डायग्राम, बनाओ फटाफट। अब मान लो यहां से यहां जाने में टाइम लग रहा है T21, हम निकाल कौन सा रहे हैं? सेकंड। तो 2 तो है सेकंड के लिए, T2 के लिए T1 निकाल लिया, और 1 मतलब पहले वाली, और इसका टाइम लगा T22। यहाँ से यहाँ जाने में लगा T21 और यहाँ से यहाँ जाने में लगा T22। हालांकि ये टाइम बराबर ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लिख रहे हैं। तो ये कितनी दूरी हो सकती है? ये कितनी दूरी होगी? ये दूरी होगी आपकी दूरी बराबर होता है 4 गुणा समय। दूरी बराबर 4 गुणा समय। चाल है क्या? चाल क्या है? ये इसकी चाल कितनी है? इसकी चाल, अपैरेटस की चाल, इसकी चाल मत जोड़ना, ये तो चाल C है, ये अलग है। ये कितनी इस स्पीड से चल रहा है? कौन सी स्पीड से चल रहा है?
कितनी स्पीड से चल रहा है ये चल रहा है v स्पीड से, तो v इंटू समय दिस प्लस दिस, कितने समय में पहुंचा यहाँ से यहाँ t21 प्लस t2 यानी कि t21 प्लस t22। तो ये आई दूरी, ये दूरी है ये वाली, ठीक है। और ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी यहाँ से यहाँ कब कितनी देर में पहुँचेगा, जब ये यहाँ पहुँचेगी ना लाइट, तो ये यहाँ नहीं रहेगा, ये आगे यहाँ पहुँच गया होगा जब तक, समझ रहे हो, जब तो ये आगे से यहाँ जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं, यहाँ से ये लाइट निकलेगी, यहाँ पहुँचना था लेकिन यहाँ ये आगे चल रहा है, तो इसलिए ये यहाँ की जगह यहाँ पहुँचेगी आगे। अब यहाँ से टकराएगी तो ये यहाँ नहीं आएगी, यहाँ से टकरा कर ये सीधी भी नहीं आएगी क्योंकि ये आगे बढ़ गया होगा, है ना। जैसे जिस टाइम ये यहाँ पे पहुँची है तो ये यहाँ है, तो जैसे यहाँ से यहाँ आएगी तो ये यहाँ निकल जाएगा आगे, है ना। अब जब ये यहाँ निकल गया तो ये M1 यहाँ नहीं होगा, जब ये लाइट यहाँ पहुँचेगी ना इस पॉइंट पे, तो ये M1 यहाँ नहीं रहेगा, M1 पहुँच जाएगा आगे। तो ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा इसको, T21। तो ये कितना हो जाएगा आपका V इंटू T21 दूरी हो जाएगी, ए डैश हो गया V इंटू T21, ठीक है। तो आप इसको नोट करो फटाफट, ये नोट करो, चित्र बना लिया होगा सबने, फिर एक लाइन लिखो। यदि O से M1 के बीच की दूरी D है, यदि O से M1 के बीच की दूरी D है, तो O से M1 की ओर जाने वाली प्रकाश किरण, तो O से M1 की ओर जाने वाली प्रकाश किरण, O से M1 की ओर जाने वाली प्रकाश किरण M1 के स्थान पर, M1 के स्थान पर M1 प्राइम, प्राइम बोलते हैं इसको या डैश बोल दो तुम्हारे, M1 प्राइम स्थान पर पहुंचती है, M1 प्राइम स्थान पर पहुंचती है क्योंकि संपूर्ण उपक्रम या संपूर्ण उपक्रम ये पृथ्वी के वेग v से, पृथ्वी के वेग v से OB दिशा में गति कर रहा है, OB दिशा में गति कर रहा है। इसलिए A से A डैश के मध्य की दूरी, इसलिए A से A डैश के मध्य की दूरी VT21 तथा O से O डैश के मध्य की दूरी, तथा O से O डैश के मध्य की दूरी VT21 प्लस T22 होगी, जहाँ T21 व T22 क्रमशः OA डैश व A डैश O डैश तक पहुँचने में लगा समय है, तक पहुँचने में लगा समय है। तक पहुँचने में लगा समय है। अब देखो, अतः त्रिभुज OA डैश में, अतः त्रिभुज OA डैश में
ओ ए डैश में लगाओ पाइथागोरस। ओ ए डैश का स्क्वायर बराबर ओ ए डैश का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर प्लस ए डैश का स्क्वायर, यही आएगा पाइथागोरस से। कर्ण स्क्वायर, ये एंगल 90 है, कर्ण हो गया, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ओ ए डैश ये कितना है बताओ? टाइम लग रहा है t21, स्पीड कितनी है, यहां से यहां जा रहा है, जा कौन रहा है? अपर डैश थोड़ी जा रहा है, लाइट जा रही है। कौन जा रहा है यहां से? ओ से ई डैश, प्रकाश। तो दूरी कितनी हो जाएगी? ct21। ये दूरी कितनी हो गई? t1 समय लग रहा है, c चाल से जा रहा है, तो कितनी दूरी हो गई? ct21। तो यानी कि ct21 के मोड़ का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर, ओ ए यानी कि डी स्क्वायर प्लस ये यानी कि वी t21 के का स्क्वायर। ओके करो। सी स्क्वायर t21 का स्क्वायर इक्वल्स टू डी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर t21 का स्क्वायर। इसको याद रखना है ना, अभी मैं इसको मिटा दूंगा, बाकी इधर लिख लेता हूँ, आप बोलो तो। t1 बराबर है, याद नहीं रहे तो 2dv स्क्वायर अपॉन सी क्यू। अब मिटा देते हैं इसको, ठीक है। t1 स्क्वायर, इसको इधर ले आओ, यानी कि ब्रैकेट के अंदर बन जाएगा सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर। ये इधर आ गया, यहाँ से t21 का स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ठीक है? अरे ठीक है कि नहीं? ओके, इस पे करो, इसको रूट में बना दो। तो रूट में बनाओगे तो क्या, पहले इसको ऐसा करो, सी स्क्वायर कॉमन ले लो इसमें से, तो डी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर -1, सॉरी 1, सी स्क्वायर कट गया, इसको ऊपर पहुंचा दो, यानी कि डी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर -1। ये आ गया t21 का स्क्वायर। हमें चाहिए t21, तो क्या आएगा? t21 इक्वल टू, रूट लगा दो, डी सी, और इस पे आ जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की पावर -12। रूट लग गया। इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, डी/सी 1 प्लस एक्स की पावर n। मैंने जो क्वेश्चन दिया था बताना है कब बाइनोमियल एक्सपेंशन लगेगा या नहीं लगेगा। डी/सी 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एक्स की पावर n होता है 1 प्लस एन एक्स। एन कितना है? ये, और माइनस माइनस प्लस, तो यानी कि वी स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर। थोड़ा सा सॉल्व मार दो, डी/सी और वी स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर, है ना। वी स्क्वायर, क्या किया, कुछ गलत कर किया गया, रुको 1 मिनट, गलत कर रहे हैं अपन। इसको इतना ही रहने दो अभी, है ना, ये यहाँ तक ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। t21 आ गया ये। इसी प्रकार आपको क्या निकालना है? t22 क्या आएगा? t22 निकालो। इसी प्रकार t22 वो भी उतना ही होगा, यानी कि डी/सी 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर, यही आएगा। इसी प्रकार करके लगा दो t22। अतः गतिशील पिंड के लंबवत आने व जाने में लगा कुल समय
गतिशील पिंड के लंबवत आने व जाने में लगा कुल समय। आने व जाने में लगा कुल समय। T2 बराबर T21 प्लस T22, यानी कि जोड़ दो दोनों को, तो ये भी सेम ये भी सेम, तो यानी कि 2D/c 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर। ये आ गया 2D/c 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर। ये आया आपका क्या T2। और T1 कहाँ है आपका, T1 क्या था, T1 में कुछ गड़बड़ की क्या, T1 निकाला होगा अपन ने, कितना निकाला था T1 निकला था, दोबारा देख लेना एक बार। T1 बराबर इसे D अपॉन सी माइनस बी प्लस D अपॉन सी प्लस बी, यही था, यानी कि D है ना, D अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, यानी D अपॉन सी स्क्वायर कॉमन लिया, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर -1, यही हुआ। ओके, तो D अपॉन सी स्क्वायर 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये आ रहा है कुछ। फिर भी गड़बड़ हो रहा है क्या, दोबारा कर लेते हैं, चलो इसको दोबारा। पहले एक एक करके स्टेप खोल लो। इसको करेंगे तो आएगा सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ऊपर बचेगा 2 नहीं D, और ये C माइनस वी कट गया तो C प्लस वी, और प्लस D C माइनस वी, ये V कट गए तो यानी 2DC अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, 2DC अपॉन सी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यानी कि 2D अपॉन सी 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर -1, है ना। और 2D अपॉन सी 1 प्लस एक्स की पावर 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये आ रहा है। और ये है आपका T1 और ये है आपका T2। क्या ये सेम है, क्या ये सेम है क्या, 2D अपॉन सी ठीक है, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, 2 का अंतर है, एक फैक्टर का अंतर है 2 का यहाँ पे, यानी कि चाहे दूरी बराबर हो, चाहे दूरी बराबर है या नहीं, लेकिन टाइम क्या लग रहा है, अलग अलग लग रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, समांतर आएगा, समय अंतर, तो समय अंतर आएगा तो पथांतर भी आएगा। तो लिखो पहले आप, अतः इसको नोट कर लो, फटाफट इसको नोट कर लेना, ठीक है। T1 ये है आपका, फिर लिखो अतः परावर्तित किरण, अतः परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण, ये परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण, परावर्तित किरण व अपवर्तित किरण को M1 व M2 से बिंदु O तक पहुंचने में लगा समय, बिंदु O तक पहुंचने में लगा समय अलग अलग है, अतः समान समय अंतर, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, 1 मिनट, डिस्टर कहाँ है, अतः समय अंतर बराबर डेल्टा T इक्वल टू T2 माइनस T1। व्हाट इज T2, ये रहा 2D अपॉन C1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस T1।
इसको भी इरेज कर लेते हैं। T1 कहाँ है, ये रहा, -2D/C1 प्लस V²/C²। काटो पीटो, 2D/C गया, ये और ये, तो क्या बचेगा, ये बचेगा 2DV²/C³ माइनस 2D, T1 में 2 आता होगा, T2 में 2 आएगा, यहाँ पे 2 है T2 में, है ना, तो 2C³ माइनस 2V/C³, ठीक है, यही आएगा। तो एक कट जाएगा तो क्या बचेगा, dV²/C³, 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 ठीक है। (2D/C²) T1 माइनस T2 करो, इसको आपने गलत कर लिया, T1 माइनस T2 है ये, तो ये उल्टा आएगा, है ना, इसको उल्टा कर लेना, एक मिनट, तो लिखो डेल्टा T इक्वल टू T1 माइनस T2, T1 वो तो माइनस में आ जाएगा, फिर अपन देखेंगे तो अपन समय माइनस नहीं है, पॉजिटिव है, तो T1 कितना है, ये रहा, 2D/C1 माइनस V²/C² माइनस 2D/C1 प्लस V²/C², क्योंकि उसमें करते हैं T2 माइनस T1 तो नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, तो इसको कर लो 2D/C कैंसिल, यानी कि ये आ गया 2DV²/C³ माइनस 2 से 2 कट गया, यानी कि dV²/C³, तो ये आ गया dV²/C³ डेल्टा T, ओके, ये डेल्टा T आ गया। अतः पथांतर डेल्टा X इक्वल टू, पथांतर कितना होगा, ये समयांतर है, पथांतर C इंटू डेल्टा T, पथांतर दूरी कितनी हो जाएगी, C इंटू डेल्टा T, तो कितना होगा, C इंटू dV²/C³, यानी कि dV²/C², dV²/C², यहाँ तक नोट करो, फिर एक लाइन लिखो, ठीक है। तो अब लिखो, पथांतर निकाल लिया, पथांतर डेल्टा x बराबर C डेल्टा T, यानी कि dV²/C², एक C कट गया, तो लिखो अब दूरदर्शी T द्वारा व्यतिकरण प्रारूप देखने के लिए, व्यतिकरण प्रारूप देखने के पश्चात, यानी कि हमें क्या दिख रहा है, वहाँ पे फ्रिंज दिख रही हैं, समझ रहे हो, हमने देखा यहाँ पे क्या आया, यहाँ से जो समय जा रहा है, यहाँ से जो क्या जा रहा है, यहाँ से जो लाइट जा रही है और वहाँ से जो लाइट आ रही है, जाके लौट के आ रही है, और जो ये वाली लौट के आ रही है, उनमें दोनों में क्या आ रहा है, समय का अंतर dV²/C³, तो वहाँ पे पथांतर आएगा dV²/C², यानी कि फेज डिफरेंस आएगा और टाइम डिफरेंस आएगा, इसलिए क्या आएगा वहाँ पे पथांतर आ गया ये, तो वहाँ पे फ्रिंज दिखेंगी, तो फ्रिंज दिखेंगी तो हमें डार्क भी दिखेंगी और क्या दिखेंगी, ब्राइट भी दिखेंगी, वो डिपेंड करेगा, ये अगर पथांतर n लैम्बडा है, n1 2 3 या n+1/2 लैम्बडा, हमें पता है ना संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण के लिए कंडीशन लग जाएंगी, अगर पथांतर n लैम्बडा के बराबर है तो संपोषी और n+1/2 लैम्बडा के बराबर है तो विनाशी, ठीक है।
तो देखो, अब यदि टेलीस्कोप द्वारा व्यतिकरण प्रारूप देखने के पश्चात यदि संपूर्ण उपक्रम को 90 डिग्री कोण से, संपूर्ण उपक्रम को 90 डिग्री कोण से एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में, है ना, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें, तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें तो बिंदु बी, बिंदु ए पर, बिंदु बी बिंदु ए पर पहुंच जाएगा। ये उसको घुमा देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो बिंदु बी कहाँ पहुंच जाएगा, बिंदु ए पर पहुंच जाएगा। अतः ओबी दिशा, अतः ओबी दिशा, ये ओबी दिशा गति के लंबवत, ओबी दिशा गति के लंबवत तथा ओए दिशा, ये ओए दिशा ये यहाँ जाएगी इधर उल्टी, तथा ओए दिशा गति के समांतर हो जाएगी, गति के समांतर हो जाएगी। अतः 90 डिग्री घुमाने के पश्चात कुल पथांतर, 90 डिग्री घुमाने के पश्चात कुल पथांतर, ये तो हमने जब ये इस दिशा में चल रहा है, ठीक है, ये संपूर्ण उपकरण, अब हमने इसको यूं घुमा दिया और वो चल तो उधर ही रहा है, लेकिन इसको क्या कर दिया, घुमा दिया। बी तो पहुंच जाएगा ए पर और ए पहुंच जाएगा यहाँ, तो घुमा देंगे तो ये पथांतर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो देखो, अतः 90 डिग्री घुमाने के पश्चात कुल पथांतर बराबर 2 डेल्टा एक्स, कुल पथांतर बराबर 2 डेल्टा एक्स। कुल पथांतर बराबर 2 डेल्टा एक्स, क्योंकि विपरीत दिशा में पथांतर उत्पन्न होगा। इस दिशा में भी तो आएगा, इसलिए विपरीत, क्योंकि विपरीत दिशा में पथांतर उत्पन्न होगा। तो कितना हो जाएगा, कुल पथांतर 2 डेल्टा एक्स, यानी कि 2 डेल्टा एक्स ये रहा, 2dv² अपॉन c², ठीक है। परंतु हम जानते हैं पथांतर बराबर क्या होता है, n लैम्बडा, पथांतर बराबर n लैम्बडा। तो इनको दोनों को मल्टीप्लाई वो कर दो, इक्वेट, 2dv² अपॉन c² बराबर n लैम्बडा, यानी कि n बराबर क्या जाएगा, लैम्बडा काट दो, तो 2dv² अपॉन c लैम्बडा स्क्वायर लैम्बडा, जहाँ n विस्थापित, इसको घुमाने के पश्चात n क्या है, विस्थापित फ्रिंजों की संख्या है। जहाँ n 90 डिग्री घुमाने के पश्चात विस्थापित फ्रिंजों की संख्या है, विस्थापित फ्रिंजों की संख्या है। माइकलसन ने d तो दूरी ली थी, कितनी ली थी, 11, d बराबर 11 है ना मीटर में, और v वेग लिखो, v अर्थ का वेग कितना होता है, 3 × 10⁴ मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁴ मीटर पर सेकंड ये वेग लिया था। ये दूरी तो माइकलसन ने 11 मीटर, वेग 3 × 10⁴ मीटर पर सेकंड। और जो लाइट यूज की थी यहाँ पे एकवर्णी प्रकाश, उसकी जो तरंग दैर्घ्य थी 5890 एंगस्ट्रम। तो इनको लगा दो, इनको सब में, इसमें जब इसमें लगाओगे तो यानी कि 2d की जगह 11 गुणा v की जगह 3 × 10⁴ का स्क्वायर बटे c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड का स्क्वायर इंटू लैम्बडा कितना है 5890 एंगस्ट्रम की जगह 10⁻⁻10। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा 0.37, अर्थात 90 डिग्री घुमाने के पश्चात विस्थापित फ्रिंजों की संख्या कितनी है, 0.37 प्राप्त होती है।
परंतु हमने कैलकुलेशन करी तो कितनी निकल के आई, 0.37 फ्रिंज शिफ्ट होंगी। मतलब यहाँ पे आपने क्या है, जैसे यहाँ से इस ये वाला एपरेटस था, है ना, और आपने यहाँ पे फ्रिंज देखी है इस टाइप से, ऐसे फ्रिंज बन के आई आपको, ठीक है, टेलीस्कोप से देखी। जब आपने इसको ये घुमा दिया और ये चल रहा है, तो जो सब पूरी कैलकुलेशन करी तो ये फ्रिंज, जैसे ये वाली फ्रिंज थी, कितनी शिफ्ट हो गई, 0.37% शिफ्ट हो गई, थोड़ी सी शिफ्ट हो गई, है ना, इस कैलकुलेशन के हिसाब से। लेकिन जो एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो फ्रिंज में शिफ्ट क्या हुई थी, 0, यानी कि एक भी फ्रिंज शिफ्ट नहीं हुई थी। अगर आप घुमा लो पूरे को, कहीं भी घुमा लो, कैसे भी, कोई भी फ्रिंज शिफ्ट नहीं हो रही थी, जैसी की थी वैसी की वैसी थी। देखो, परंतु प्रायोगिक रूप से कोई भी फ्रिंज विस्थापित नहीं होती, परंतु प्रायोगिक रूप से कोई भी फ्रिंज विस्थापित नहीं होती। इसलिए इस प्रयोग के परिणामों को नकारात्मक परिणाम कहते हैं। इस प्रयोग के परिणामों को क्या कहते हैं, नकारात्मक परिणाम कहते हैं। ओके, तो ये हो गया अपन का आज माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, यानी कि जो माइकलसन ढूंढना चाह रहे थे कि ना निरपेक्ष फ्रेम, वो निरपेक्ष फ्रेम नहीं मिला, और जो ईथर की परिकल्पना थी वो भी झूठी थी, सब कुछ जो मत वगैरह थे वो सब झूठे थे। इससे एक्सपेरिमेंट से यही सिद्ध हुआ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।